नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का भारत भाग 3 और हिस्ट्री के ये नोट्स हैं जो आपके लिए नेट जेआरएफ कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड टीचर हिस्ट्री के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के गुहिल वंश। गुहिल साम्राज्य की नींव डाली थी गुहादित्य ने। गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बप्पा रावल द्वारा मेवाड़ राज्य की नींव डाली। कर्नल जेम्स स्टार्ड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज था। यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? काल भोज, कर्नल जेम्स स्टार्ड के अनुसार। बप्पा रावल गुहिल वंश का प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। इस प्रकार गुहिल साम्राज्य की नींव गुहादित्य ने डाली और गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को, जिनका मूल नाम था काल भोज। किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ के गुहिल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान हैं? अबुल फजल के अनुसार। उसके शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया। यह कथन किसने कहा है? चार्ल्स मार्टन ने, और ये कहा है बप्पा रावल के लिए। बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल किसके द्वारा कहा गया है? सीवी वैद द्वारा। इतिहासकार सीवी वैद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल कहा था। चार्ल्स मार्टेल फ्रांस के एक सेनापति थे जिन्होंने मुगल सेनाओं को हराया था। अहाड़ में वराह मंदिर। इतिहासकार बप्पा रावल और चार्ल्स मार्टेल की यहाँ पर तुलना की गई है। जो चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांस का सेनापति था, सीवी वैद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अहाड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लठ आलू राव ने। किस राज्य के राज चिन्ह में जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार उल्लेख है? गुहिल राज्य के राज चिन्ह में। गौरीशंकर ओझा और मोहनोत नैन्सी के अनुसार गुहिल किसके वंशज थे? सूर्यवंशी। गुहिलों की कुल देवता एकलिंगनाथ जी है। बताइए किस जगह गुहिलों द्वारा इनका मंदिर बनाया है? कैलाशपुरी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता रहता है। गुहिलों की कुल देवता हैं एकलिंगनाथ जी और इनका मंदिर है कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी में बप्पा रावल की समाधि भी स्थित है। सांभर के चौहान। हम्बीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाय ने लिखा था, पृथ्वीराज रासो में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। मोहनोत नैन्सी एवं सूर्यमल मिश्रण ने भी इस मत का समर्थन किया है, जबकि पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। हम्बीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण भी इस मत का समर्थन करते हैं, जबकि पंडित गौरीशंकर ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है, ब्राह्मण वंश से। किस शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की थी? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। राजस्थान में चौहानों के मूल स्थान सांबर शाकंभरी देवी, जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है और देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ कहा जाता है शाकंभरी देवी को। सांबर में है ये। तो राजस्थान में चौहानों का मूल स्थान सांभर का आसपास का क्षेत्र माना जाता है और इस क्षेत्र को सपाद लक्ष्य कहा जाता है। सपाद लक्ष्य का अर्थ 1.25 लाख गाँव का समूह है। सपाद लक्ष्य का समय का अर्थ है 1.25 लाख गाँवों का समूह है। प्रारंभिक चौहान राजाओं की राजधानी अक्षेत्रपुरम
थी जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जानते हैं। तो नागौर का प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर। हर्षनाथ प्रस्तुति के अनुसार चौहानों की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सांबर इनकी राजधानी थी। यहीं पर वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली थी। चौहान वंश की नींव डाली थी वासुदेव चौहान ने सांबर में। इसने सांबर को अपनी राजधानी बनाया था। सांबर झील का निर्माण, विजुअली शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण इसी शासक ने करवाया था, वासुदेव चौहान ने, और इसकी उपाधि महाराज की थी। अतः एक सामंत था, यानी कि स्वतंत्र शासक नहीं था। वासुदेव एक सामंत था और एक स्वतंत्र शासक नहीं था। प्रारंभिक चौहान राजाओं की राजधानी थी अहिछत्रपुर। प्रारंभिक चौहान राजाओं की राजधानी अहिछत्रपुर थी जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जानते हैं। सांबर के चौहान वंश में किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की थी? वासुदेव चौहान ने। सांबर झील का निर्माण किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने। चौहानों का प्रारंभिक शासक वासुदेव था और इसे ही चौहानों का संस्थापक या आदि पुरुष कहते हैं। इसी ने सांबर झील का निर्माण कराया था। इस प्रकार चौहानों का आदि पुरुष, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान कहलाते हैं। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक प्रथम ने। वासुदेव के उत्तराधिकारी गुवक प्रथम ने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को भगवान शंकर की प्रतिमा विराजमान है, जिन्हें श्री हर्ष के रूप में पूजा जाता है। तो चौहानों के आराध्य देव हैं हर्षनाथ, और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण सीकर में गुवक प्रथम ने करवाया था। किस चौहान शासक को मतंगा, यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है, किस चौहान शासक को मतंगा कहा जाता है? विग्रहराज द्वितीय को। विग्रहराज द्वितीय चौहान शासक को मतंगा कहा जाता है। किस शासक ने आशापुरा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने। गुवक प्रथम के बाद गंगा के उपनाम से विग्रहराज द्वितीय को जाना जाता है। सर्वप्रथम विग्रहराज द्वितीय ने भरूच गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था। विग्रहराज द्वितीय ने भरूच गुजरात के शासक चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था तथा भरूच गुजरात में ही आशापुरा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इस कारण विग्रहराज द्वितीय को मतंगा शासक कहा जाता है। किस चौहान शासक ने हर्ष देव मंदिर के निर्माण के लिए 2 गांव में दान दिए थे? विग्रहराज द्वितीय ने। इस शासक की जानकारी का एकमात्र स्रोत सीकर से प्राप्त हर्षनाथ का शिलालेख है, जो संभवतः 973 ईस्वी का है। सांबर के चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांबर के चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था पृथ्वीराज प्रथम। इससे पहले जो वासुदेव चौहान था वो एक सामंत था और स्वतंत्र शासक नहीं था। तो सांबर वंश के चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था पृथ्वीराज प्रथम। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पृथ्वीराज प्रथम था, जिसकी उपाधि महाराजा धीराज थी। महाराज उपाधि वासुदेव की थी, जो स्वतंत्र शासक नहीं था। प्रथम स्वतंत्र शासक पृथ्वीराज प्रथम था, जिसकी उपाधि महाराजा धीराज थी। महाराजाओं का भी राजा महाराजा धीराज। पृथ्वीराज प्रथम के मंत्री हट्ट ने सीकर में झीन माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौहानों की कुलदेवी है झीन माता, और झीन माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के मंत्री हट्टर ने करवाया था। मालवा के परमार हम पढ़ रहे हैं 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का भारत। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, हम पढ़ेंगे मालवा के परमार। मालवा के परमार किसके सामंत थे? प्रतिहारों के। परमार वंश का आरंभ 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में नर्मदा नदी के उत्तर मालवा क्षेत्र में किसके द्वारा किया गया था? उपेंद्र कृष्णराज द्वारा। मालवा का प्राचीन नाम अवंती है। इस प्रकार परमार वंश का आरंभ हुआ था मालवा में नर्मदा नदी के पास उपेंद्र कृष्णराज द्वारा। किस वंश ने अपने राज्य 8वीं सदी से 13वीं सदी तक आबू, बांगड़, जालोर, किराड़ू, चंद्रवती तथा अर्थुना में स्थापित किए थे? परमार वंश ने।
इस प्रकार परमार वंश ने 8वीं सदी से 13वीं सदी के मध्य अपने राज्य आबू में, बांगड़ में, जालोर में, किराड़ू में, चंद्रावती और अर्थुणा में स्थापित किए थे। परमारों की प्रारंभिक राजधानी थी उज्जैन। परमार वंश को स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक था हर्ष। हर्ष का उपनाम था सियक द्वितीय। इस प्रकार परमार वंश को स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला शासक था हर्ष सियक द्वितीय। इससे पहले परमार प्रतिहारों के सामंत थे। हर्ष सियक द्वितीय परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक था। परमार वंश के आरंभिक शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था वाकपति मुंज। त्रिपुरी, लाट, कर्नाट, चोल और केरल के राजाओं को युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किसने किया था? वाकपति मुंज ने। वाकपति मुंज परमार वंश में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और इसने त्रिपुरी, लाट, कर्नाट, चोल और केरल के राजाओं को युद्ध में पराजित करके अपनी शक्ति का विस्तार किया। वाकपति मुंज की उपाधि थी श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ तथा अमोघ वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाकपति मुंज की उपाधियां श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष थी। वाकपति मुंज द्वारा पराजित किए जाने वाले शासक थे कलचुरी के शासक युवराज द्वितीय और गुहिलवंशी शासक शक्ति कुमार, नाडोल का चौहान शासक बलिराज और गुजरात का चालुक्य शासक मूलराज। इन सभी को वाकपति मुंज द्वारा पराजित किया गया था। परमारों से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार था उवट। मुंज और सिंधुराज का राजकवि था पद्मगुप्त। मालवों के लिए काल के समान किसे कहा गया है? यशोवर्मन को। मुंज ने तैलप द्वितीय को कितनी बार पराजित किया था? 6 बार। मुंज ने तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया था। कौन से अभिलेख में परमारों को ब्रह्मा क्षत्रिय कुलीन बताया है? तेजपाल अभिलेख में। कौन सा परमार प्रतापी शासक मरुमंडल का महाराजा कहलाता था? सिंधराज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा परमार वंश का शासक मरुमंडल का महाराजा कहलाता था? सिंधराज। कीर्ति कौमुदी की रचना किस परमार शासक के शासनकाल में हुई थी? धारावर्ष के शासनकाल में। राजशेखर, धनपाल, मानतुंग, मेरुतुंग, माघ आदि विद्वान किस परमार शासक के दरबार में रहते थे? राजा भोज के दरबार में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजा भोज स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। राजा भोज के दरबार में राजशेखर, धनपाल, मानतुंग, मेरुतुंग, माघ आदि विद्वान रहते थे। भोज परमार की पुस्तक तत्व परीक्षा, तत्व प्रकाश किस धर्म पर आधारित है? शैव धर्म पर। भोज परमार ने तत्व परीक्षा पुस्तक लिखी थी जो शैव धर्म पर आधारित है। भोज परमार द्वारा रचित सम्रांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। भोज परमार ने स्थापत्य शास्त्र से रचना लिखी थी सम्रांगण सूत्रधार, जिसका विषय है सम्रांगण सूत्रधार। रचना का विषय है स्थापत्य शास्त्र। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? राजा भोज ने। उदयपुर परिस्थिति के अनुसार किसने चेदी, गुजरात, लाट, कर्नाट और गुर्जर राजाओं से युद्ध किए तथा तुर्कों को भी पराजित किया? राजा भोज ने। भोज, राजा भोज परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था और इन्होंने चेदी, गुजरात, लाट, कर्नाट, गुर्जर राजा तथा तुर्कों को भी पराजित किया। भोज ने केदारेश्वर, रामेश्वर तथा सोमनाथ में मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी पुष्टि होती है उदयपुर परिस्थिति से। परमार वंश का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उदयपुर परिस्थिति। अच्छा प्रश्न है। परमार वंश का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उदयपुर परिस्थिति। आयन अकबरी के अनुसार राजा भोज की राजसभा में कितने विद्वान थे? लगभग 500 विद्वान, जिनमें राजशेखर, धनपाल, मानतुंग, मेरुतुंग, माघ आदि प्रसिद्ध विद्वान थे। तिलक मंजरी के लेखक थे धनपाल। भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में। भोज ने नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर में बनवाया तथा त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़ में बनवाया था। भोज की तत्व परीक्षा पुस्तक शैव धर्म से संबंधित है। भोज के शासनकाल के अंत में जिन शक्तियों ने संग बनाकर धारा नगरी को लूटा, चालुक्य, भीमदेव प्रथम और कलचुरी लक्ष्मीकरण ने। भोज के शासनकाल
के अंत में जब राजा भोज वृद्धावस्था में थे, उस समय चालुक्य नरेश भीम सिंह प्रथम और कलचुरी नरेश लक्ष्मीकरण ने संघ बनाकर धारा नगरी को लूटा था, भोज की राजधानी को लूटा था। किस शासक की मृत्यु पर विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए थे? राजा भोज की मृत्यु पर। किसके बारे में यह कथन है कि इस राजा की मृत्यु के बाद विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए थे? राजा भोज की मृत्यु के बाद। अधधरा निराधरा निराम्बला सरस्वती कहावत किसकी मृत्यु पर कही गई है? परमार शासक भोज की मृत्यु पर। अब हम पढ़ेंगे चंदेल वंश को। चंदेल वंश की स्थापना 821 ईस्वी में की थी नन्नुक ने। चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है। चंदेल वंश की राजधानी कौन सी थी? खजुराहो। चंदेल शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे? प्रतिहारों के। तो अधिकांश राजपूत शासक, जितने भी राजपूत वंश हैं, वो प्रतिहारों के सामंत माने जाते हैं। चंदेल शासक भी प्रतिहारों के सामंत थे। किस वंश के शासकों ने अपने लेखों में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया था? चंदेल वंश के शासकों ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस वंश के शासकों ने अपने लेखों में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया था? चंदेल वंश के शासकों ने। चंदेल लेखकों में इनकी उत्पत्ति चंद्रमा से बताई है। चंदेल लेखों में चंदेलों की उत्पत्ति बताई है चंद्रमा से। किस वंश के शासकों के अभिलेख ओम नमः शिवाय की प्रार्थना से आरंभ होते हैं? पाल, सेन और चंदेल वंश के। पाल वंश, सेन वंश और चंदेल वंश के शासकों के अभिलेख ओम नमः शिवाय की प्रार्थना से माने जाते हैं। किसके नाम पर आधुनिक बुंदेलखंड का पूर्व नाम जेजाभुक्ति पड़ा? जयसिंह के नाम पर। बुंदेलखंड को ही पहले जेजाभुक्ति के नाम से जाना जाता था और जयसिंह के नाम पर इसका नाम जेजाभुक्ति था। नन्नू के पुत्र जयसिंह के नाम पर इसका नाम जेजाभुक्ति पड़ा। जयसिंह के बाद चंदेल वंश का अगला शासक हर्ष बना। इसके समय चंदेलों का शक्तिशाली राज था। किसने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? यशोवर्मन ने। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इसने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण करवाया। प्राकृत ग्रंथ गौड़वहो में किसके कार्यों का वर्णन है? यशोवर्मन का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्राकृत भाषा के ग्रंथ गौड़वहो में किसके कार्यों का वर्णन है? यशोवर्मन का। वाक्पति नामक कवि किसके दरबार में था जिसने गौड़वहो की रचना की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वाक्पति नामक कवि ने गौड़वहो नामक ग्रंथ की रचना की जो यशोवर्मन के दरबार में था, और गौड़वहो ग्रंथ में वाक्पति ने यशोवर्मन के कार्यों का वर्णन किया है। किसके समय चंदेल शासक प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त हुए? महाराजा धीराज धंग के समय। तो चंदेल शासक के समय प्रतिहारों की अधीनता से चंदेल मुक्त हुए थे? महाराजा धीराज धंग के समय। राजा धंगदेव ने शासनकाल में चंदेलों ने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया। इसका प्रधानमंत्री प्रभास और प्रधान न्यायाधीश भट्ट शोधर था। इसने प्रारंभ में अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया। धंग ने अपनी प्रारंभिक राजधानी कालिंजर को बनाया। इसके बाद खजुराहो को राजधानी बनाया। इसने भटिंडा के शासक जयपाल को सुबुतगिन के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी थी। धंग की सबसे बड़ी उपलब्धि ग्वालियर विजय थी। अंत में इसने प्रयाग में जल समाधि ले ली। इसके बाद इसका पुत्र गंड शासक बना। इसके बाद उसका पुत्र विद्याधर शासक बना। तो ये प्रसिद्ध शासक हैं विद्याधर चंदेल वंश के। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण धंगदेव ने करवाया था। खजुराहो के अधिकतर मंदिरों का निर्माता धंगदेव ही था। इसने खजुराहो में जैन समुदाय के लोगों को भी मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। इसने ब्राह्मणों को भूमि दान दी और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया था चंदेल शासक धंगदेव ने। खजुराहो के जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर किसके शासनकाल में बने थे? गगनदेव के समय। गगनदेव का पुत्र विद्याधर हुआ जिसने हिंदू संघ से भागे राजा राजपाल प्रतिहार की हत्या की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गगनदेव का पुत्र विद्याधर हुआ जिसने हिंदू संघ से भागे राजा राजपाल, कन्नौज के राजपाल की हत्या की थी। कंदरिया महादेव का प्रसिद्ध मंदिर
महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था कन्नौज के शासक राजपाल ने, और इसका दंड देने के लिए विद्याधर ने राजपाल की हत्या की थी। अच्छा प्रश्न है। कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? विद्याधर ने। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था चंदेल शासक विद्याधर ने। इस प्रकार खजुराहो की जो कला है चंदेल वंश से संबंधित है, यह प्रश्न भी अक्सर आएगा। खजुराहो की जो कला है वो किसके शासनकाल से संबंधित है? चंदेल वंश के शासनकाल से। चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था विद्याधर। विद्याधर का समय है 1019 से 1029। इसने प्रतिहार नरेश राजपाल के ऊपर आक्रमण कर उसे मार डाला, क्योंकि वह महमूद गजनवी से युद्ध करने के बजाय भाग गया था। महमूद गजनवी ने इसी के समय चंदेलों पर भी आक्रमण किया था। युद्ध पूर्व रात्रि को ही विद्याधर युद्ध भूमि से चला गया, परंतु बाद में दोनों में संधि हो गई। विद्याधर ने परमार नरेश भोज और कलचुरी नरेश गांगे देव को भी पराजित किया था। विद्याधर ने परमार नरेश भोज और कलचुरी नरेश गांगे देव को भी पराजित किया था। मुस्लिम लेखों में इसका उल्लेख नंद व विद्या के नाम से जाना जाता है। तो ये था 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का भारत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विभिन्न राजवंश से संबंधित हैं और अक्सर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो अगले पार्ट में हम लेके आएंगे 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का भारत का भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष।